उससे फिर बच्चा जो बनता है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन माँ का जो ओवम है, माने जो अंडा है, वो पूरा का पूरा चला जाता है। तो इसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो केवल माँ के तरफ से बच्चों में आता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। इसी तरीके से फादर की तरफ से एक वाई क्रोमोसोम होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है, 23 आता है मदर की तरफ से, 23 आता है फादर की तरफ से। उसमें फादर की तरफ से जो 23 क्रोमोसोम आता है उसमें एक क्रोमोसोम जो है 23वां क्रोमोसोम वो वाई क्रोमोसोम है। XX से महिला होती है और XY से पुरुष होते हैं। तो ये जो रिसर्च डेविड रीच साहब ने किया, उन्होंने अमेरिका में किया। यहाँ से सारे सैंपल्स लेके गए, फॉसिल और ब्लड सैंपल्स, और वहाँ उन्होंने अमेरिका में अपने लैब में ये सारा रिसर्च किया। तो उन्होंने हिंदुस्तान में 4 माइग्रेशन की बात की। पहला माइग्रेशन उन्होंने कहा कि 70,000 साल पहले अफ्रीका से जो होमोसेपियंस थे उनका माइग्रेशन हुआ, वहाँ से वो लोग वहाँ से निकल के पूरे दुनिया में फैले। तो 70,000 साल पहले जिनका माइग्रेशन हुआ उनको 5 साल लग गया हिंदुस्तान पहुँचने में। 5,000 साल 70,000 साल पहले निकले, 5,000 साल उनको हिंदुस्तान पहुंचने में लगा। यानी 65,000 साल पहले वहां का होमोसेपियंस का एक जत्था हिंदुस्तान आया। अब ये जो हिंदुस्तान आया उससे जो सबसे नजदीकी लोग हैं वो आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे, जिसको हम लोग ओंगे समुदाय कहते हैं। और ओंगे समुदाय का जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन है वो M और जो Y क्रोमोसोम है वो D। ये इसका मतलब है कि जो अफ्रीका से जो लोग आए हिंदुस्तान, उनकी जो पहचान थी, जेनेटिक्स की जो पहचान थी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हैप्लोग्रुप था वो M, और जो Y क्रोमोसोम माने फादर का जो हैप्लोग्रुप था वो D। और ये आपको सबसे ज्यादा ये आपको प्रमाणिक तौर पे वहां पे मिलेंगे जो ओंगे लोग हैं। उनका ब्लड सैंपल जब टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि सबसे नजदीक जो 65,000 साल पहले जो लोग आए थे अफ्रीका से, उसके सबसे नजदीक अगर कोई है तो ओंगे लोग हैं। इसके बाद जो लोग सबसे नजदीक हैं वो लोग होविनियंस हैं, और ये सारे होविनियंस केवल झारखंड में मिलते हैं। और ये जो होविनियंस हैं इनका बाद में इंटरमिक्सिंग हुई, उसके बारे में मैं बताता हूं। दूसरा जो सेकंड जो माइग्रेशन की बात डेविड रीच साहब करते हैं अपनी किताब हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर, वो कहते हैं कि लगभग 10,000 से 11,000 साल पहले ईरान के तरफ से कुछ लोग आए जो हड़प्पा में जो अर्ली इंडियंस थे यानी कि जो अफ्रीकन थे वहां आए, और उनके साथ इंटरमिक्सिंग हुई। और बाद में जब हड़प्पा की सभ्यता सुखाड़ की वजह से नष्ट हुई तो वो सारे लोग साउथ की तरफ आए और वो एक भाषा लेके आए। जैसे वहां से जो लोग चले अफ्रीका से, उनकी एक भाषा थी, उसी तरीके से ईरान से जो लोग आए वो अपना जीन लेके आए फादर की तरफ से, और वो अपनी एक भाषा लेके आए। जो भाषा लेके आए उसको कहते हैं एलामाइट, और एलामाइट से सारे साउथ की जो भाषाएं हैं वो निकली। इसीलिए जैसे अरविंद जी ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण बात है, एक है जेनेटिक्स यानी कि जीन डीएनए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो आपका लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक जो बात मतलब जो भाषा वो लोग लेके आए वो भाषा थी एलामाइट, और एलामाइट से आपको तमिल, मलयाली, कन्नड़, ये सारी भाषाएं जो हैं वो एलामाइट से निकली हुई भाषाएं हैं। और इनका जो फादर का जीन है M तो सेम है, क्योंकि मदर साइड से आप देखेंगे तो 70% से लेकर 90% तक जो हिंदुस्तान में लोग हैं उनका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो हैप्लोग्रुप है M है, M और M2। लेकिन जब फादर की तरफ से देखेंगे तो जो लोग हड़प्पन सभ्यता के समाप्त होने के बाद जो लोग साउथ की तरफ आए उनका जो Y क्रोमोसोम है वो है J2, उनका हैप्लोग्रुप है, और उसका जो सब क्लैड है वो है H1A1D2। यानी कि साउथ के लोगों में सबसे ज्यादा परसेंटेज Y क्रोमोसोम, अगर आप इस रिसर्च ये कहता है, अभी भी रिसर्च करेंगे, फर्दर कोई भी नया रिसर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज Y क्रोमोसोम का उनका जो है वो J2 हैप्लोग्रुप, और उसका सबक्लेड है H1A1D2। उसी तरीके से वो बताते हैं कि ये दूसरे माइग्रेशन के बाद एक तीसरा माइग्रेशन हुआ जो लगभग 4100 साल पहले हुआ, जो चीन से लोग आए। और चीन से जो लोग आए वो लोग 3 चीज लाए। वो लोग केवल अपना डीएनए लेके नहीं आए, वो डीएनए लेके आए, उसके साथ अपनी एक भाषा लेके आए, और तीसरी जो चीज लेके आए वो चावल की एक वैरायटी लेके आए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये जो लोग आए हमारे हिंदुस्तान में, ये लोग झारखंड में रुके और उसका एक जत्था चला गया ईस्ट की तरफ, यानी कि कंबोडिया, वियतनाम। तो जो उनका जो जेनेटिक सिग्नेचर है यानी Y क्रोमोसोम का, वो है O2A, और ये O2A प्रीडोमिनेंटली परसेंटेज के हिसाब से
ये झारखंड के जो आदिवासी हैं जिसमें कुर्मी समुदाय भी है उनमें मिलता है लगभग 93%। और एम और M1 जो M2 एम और M2 तो वापस चला गया अफ्रीका, लेकिन M और M2 जो है यानी मदर साइड से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भी लगभग 93% सबसे ज्यादा आपको यही मिलता है। तो एक तो हमने कहा वाई क्रोमोसोम के बारे में और दूसरा कहा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसका जब एग्जामिनेशन हुआ, एक दूसरी रिपोर्ट है इनके बारे में, तो उसमें 2 ट्राइब्स को लिया गया। एक कुर्मी लिखा हुआ है रिपोर्ट में कुर्मी, क्योंकि कुर्मी का हमेशा झमेला हो जाता है कि कुर्मी है कि कुर्मी है। लेकिन उन्होंने जो जिन कुर्मी लोगों को उन्होंने रिसर्च में शामिल किया, अपने अन्वेषण में शामिल किया, वो बंगाल के थे। तो बंगाल में कोई बिहार और यूपी के कुर्मी नहीं पाए जाते हैं। बंगाल में जो कुर्मी है वो एक्चुअली कुर्मी है, मतलब वही जिनके लिए यहाँ के लोगों लिखा हुआ है। तो बंगाल में जो जिनका रिसर्च हुआ इसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, वो लोग कुर्मी थे। और उनके साथ लोधा और कुर्मी कम्युनिटी का जब रिसर्च हुआ तो पता लगा कि इनमें सबसे ज्यादा मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो ये है हैप्लो ग्रुप और M2 जो उसका दूसरा हैप्लो ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पाया गया इन दोनों में। तो आप अगर M से जाएंगे तो पता चलेगा कि लगभग ये लोधा और कुर्मी जो हैं, ये इनकी उत्पत्ति लगभग 54,000 साल पहले हुई। तो झारखंड में भी जितने ट्राइब हैं उसमें सबसे पुराना, अगर क्योंकि इनका जो नोड है जो मैंने पढ़ा है, मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है, इनका जो नोड है वो स्ट्रेट चलता है। इसका मतलब इनके नोड से कोई दूसरा फिर ट्राइब नहीं निकला है, इनका नोड एकदम स्ट्रेट है। और इनका जो टाइमिंग है वो 54,000 साल से पहले का है, यानी कि इनकी अगर उत्पत्ति हुई है तो 65,000 से लेके 54,000 के बीच में, ये मदर साइड से ये रिपोर्ट है। और चाइना से जो माइग्रेशन हुआ, जो यहाँ रुक गए, चाइना से जो लोग यांगसी और यांग रिवर के बगल में जो सभ्यता थी उसके आसपास जो विकसित, वो लोग यहाँ आए और उनकी यहाँ से इंटरमिक्सिंग हुई और उससे यहाँ के सारे ट्राइब्स जो हैं वो डेवलप किए, जो हम लोग जानते हैं। हो हैं, उरांव है, महतो हैं, कुर्मी कहें ज़्यादा बेटर है, कुर्मी है, संथाल हैं, मुंडा है, ये सारे लोग, इन सारे लोगों का डेवलपमेंट ये ओरिजिनेट हुए लगभग 4100 साल पहले। यहाँ जो होविनियन समुदाय था यानी कि अफ्रीकी समुदाय, उनका चीन से आने वाले लोगों के साथ जो इंटरमिक्सिंग हुई उससे। तो एक तो डीएनए सिग्नेचर हो गया, 2 मदर साइड से मैंने कहा M और M2, फादर साइड से मैंने कहा O2A। दूसरी जो भाषा लेके आए उसको कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो हम लोगों ने जांच की, जो द्रविडियन भाषा है एलामाइट से जो सारा निकला है, उसका कोई भी ट्रेस आपको झारखंड में नहीं मिलेगा। और जो इंडो यूरोपियन भाषा है, जो आर्यों की भाषा है, जो लोग 4,000 साल से 3,500 साल के बीच में आए यूरेशिया से, जिसमें ये ब्राह्मण से लेके आपको दूसरे जितने कास्ट ग्रुप हैं वो सब आते हैं, सनातनी समूह जो हैं, उनमें जो जीन है वो है R1A-Z93। ये यहाँ नहीं पाया जाता, मतलब फादर का जो वाई क्रोमोसोम है वो यहाँ के आदिवासियों में नहीं पाया जाता है, द्रविडियन में नहीं पाया जाता है। उनका एकदम फादर का जेनेटिक सिग्नेचर एकदम अलग है, द्रविडियन का फादर का जेनेटिक सिग्नेचर अलग है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लोग हैं यानी कि यहाँ के आदिवासी, उनका जो फादर का जेनेटिक सिग्नेचर है वो डिफरेंट है। मदर का जेनेटिक सिग्नेचर लगभग 70 to 90% आपको तमाम लोगों में, हिंदुस्तान के तमाम लोगों में, वो M हैप्लोक्लैड से ही डेवलप किया हुआ M2, M4, M6, अभी तो लगभग एक 50-60 के आसपास उसमें म्यूटेशंस हो चुका है। तो मदर के साइड से आपको 70 to 90% हम लोग सेम है, लेकिन फादर के साइड से ये 4 ग्रुप हैं, जिसमें एक आर्यन, एक द्रविडियन, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक जो ओंगे समुदाय जो वहां पे है, मतलब वो अभी भी अक्षुण्ण है, उसका किसी के साथ इंटरमिक्सिंग नहीं है हुई है। 1900 में लगभग उनकी आबादी थी 617, अब उनकी आबादी हो गई है लगभग 101। मतलब उनके जेनेटिक ड्रिफ्ट के चलते वो लगातार उनकी आबादी घट रही है। तो हम लोग जो गए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास इस नए रिसर्च को लेके गए कि अभी तक हमारे पास आर्कियोलॉजी के प्रमाण थे, भाषा के भी प्रमाण थे, लिंग्विस्टिक प्रमाण भी हमारे पास थे, एंथ्रोपोलॉजी के प्रमाण थे, सोशियोलॉजी के प्रमाण थे, हिस्ट्री के प्रमाण थे कि जो यहाँ के कुर्मी हैं वो आदिवासी हैं, वो उनका बिहार और यूपी के जो कुर्मी हैं उनके साथ कुर्मियों का कोई आपस में लेन देन नहीं है। लेकिन ये जो जीन मतलब डीएनए का जो रिसर्च हुआ, इसने बिल्कुल स्थापित कर दिया, मतलब जो बचे खुचे जो डाउट्स थे उसको बिल्कुल इसने खत्म कर दिया, क्योंकि इनके फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो चाइना से जो माइग्रेशन हुआ था 4100 साल पहले, उनसे मिलता है।
मदर साइड से सेम है। तो इस आधार पर हमने पूछा भी, हमसे मुझसे पूछा गया, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा 70 साल के बाद क्यों आ रहे हैं काउंसिल। तो हमने कहा कि मतलब 18 से पहले, क्योंकि ये रिसर्च जो शुरू हुई डेविड रीच के ये में लेबोरेटरी में, वो 2008 के आसपास शुरू हुई और 2021 तक इसकी रिपोर्ट्स आई है। सारे रिपोर्ट्स इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये जो कुर्मी लोग हैं वो यहाँ के होविनियन समुदाय के लोग हैं। मदर के साइड से इनमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड M और M2 जो हैप्लो ग्रुप है सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है। तो इससे एकदम साफ पता चलता है कि इनका जो ओरिजिन है वो लगभग 54,000 साल पहले, 65 से 54,000 साल पहले हुआ। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान में जो सबसे पुराने इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उसमें ये आते हैं। और हमको लगता है कि उसी नोट से शायद क्या नाम है उनका, संथाल, उसी नोट से संथाल निकले होंगे या किसी सेकंड नोट से निकले होंगे। तो ये बात पक्की है, वो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल पक्की है कि दूसरे जितने ट्राइब्स झारखंड में हैं वो इनके बाद उनका ओरिजिन हुआ। लेकिन फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो लगभग सारे यहाँ के जितने ट्राइब्स हैं वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि भाषा बिल्कुल इनकी मिलती जुलती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। और फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो O2A है। तो हम इस आधार पर, मैंने अदालत को ये समझाया कि माय लॉर्ड अब हमारे पास जेनेटिक प्रूफ है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लिंग्विस्टिक पे आते तो कोई चैलेंज करता कि इनमें कुछ क्या नाम है, हिंदी का मिलता जुलता शब्द मिलेगा आपको, इनकी जो भाषा है, बंगला मिलेगा, उड़िया मिलेगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है बंगाली, बिहारी और उड़ीसा के लोगों से भी भरा पड़ा है और जिसके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है। लेकिन जब आप एकदम ओरिजिनल इनकी भाषा पे जाएंगे तो ये मोन खमे जो कंबोडिया और वियतनाम में जो भाषा मिलती है उससे मिलती जुलती भाषा है। फिर इनसे मिलती जुलती भाषा आपको फिर मेघालय में मिलेगा जिसको खासी भाषा कहते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनको बिल्कुल अलग कर देती है बाकी सारे 3 समुदायों से हिंदुस्तान के, वो है एक चावल का एक वैरायटी वो लेके आए। आपको शायद पता होगा, या अब तो जो लोग पढ़ने लगे हैं इस किताब को वो लोग जानते हैं कि लगभग 9,000 साल पहले संत कबीर नगर में जो जिला है वहां पे हम लोगों ने चावल की खेती शुरू की लगभग 9,000 साल पहले। और हमारे पास जो वैरायटी थी वो इंडिका, और ये जो चाइना से जो लोग लेके चावल की वैरायटी लेके आए उसका नाम है जपोनिका। और इन दोनों की जो इंटरमिक्सिंग यानी कि जो हाइब्रिड डेवलप हुआ वो यहाँ पे डेवलप हुआ। और उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाना चाहिए तो सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास है उनको जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जमीन इनके पास, यानी कि जो कुर्मी समुदाय है उनके पास, और यहाँ पे जो संथाली लोग हैं उनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। तो ये जो क्रेडिट है 2 अलग अलग वैरायटी के चावल का हाइब्रिडाइजेशन करने का, जिसकी वजह से आज हमारे पास लगभग 6,000 तरह के चावल है हिंदुस्तान में। तो ये क्रेडिट जो है अगर आपको देना होगा, ये जेनेटिक्स का प्रमाण है, तो आपको यहाँ के संथाली और कुर्मी लोगों को देना पड़ेगा। क्योंकि तो ये 3 प्रमाण जो हैं ये बिल्कुल कोजेंट, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अकाट्य हैं। अब इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश, मैंने कोर्ट में यही कहा कि मतलब ये जो जेनेटिक प्रमाण है, ये 3 चीजें, ये बिल्कुल साबित करता है कि आप अब बाकी चीजें जो है आर्कियोलॉजी की चीजें, लिंग्विस्टिक की चीजें या आर्कियोलॉजी की चीजें, अब ये सारी चीजें इसको सपोर्ट कर रही है। जेनेटिक्स ये कहता है कि ये एकदम होविनियन समुदाय से निकले हुए लोग हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग चाइना से जो माइग्रेशन हुआ उनके लोगों के साथ हुआ और उसके बाद ये अलग अलग समूह में, ट्राइब समूह में ये डेवलप हुए। तो इस आधार पर हम लोग गए हैं और ये रिकॉर्ड हम मानते हैं कि 2008 से पहले और 2018 में जब तक उनकी किताब नहीं आई तब तक भारत सरकार के पास भी नहीं था। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भारत सरकार के पास कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने, आप 47 में हम लोग आजाद हुए, 31 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें हमारा नाम था, 31 से लेके 47 तक तो कुछ हुआ नहीं, 42 में तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, 31 से 42 तक अंग्रेजों ने कोई चेंज नहीं किया, वो मानते रहे कि इनको आदिवासी मानते रहे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई कमेटी नहीं बनी। 47 तक कुछ अंग्रेजों ने नहीं किया। 47 से 50 के बीच में एक ही चीज हमने किया है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग, इसके अलावा कोई कमेटी, क्यों हमारे पास सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। सरकार केवल सपोर्ट था पूरा कि भाई हम आजाद हो गए हैं, उस सरकार को पूरे इस देश के लोगों का सपोर्ट था, इसलिए सरकार थी, नहीं तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कोई सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो अचानक 50 में जब इनका नाम हटा दिया गया तो हम लोग मानते हैं कि वो एक मिस्चिफ है। मैंने कोर्ट में भी कहा कि माय लॉर्ड, इट अपीयर्स टू बी अ मिस्चिफ। किसी ने जानबूझ के, कोई कम्युनिटी ऐसा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको लगता होगा कि कोई इंटरेस्ट झारखंड में उसका है, क्योंकि उस समय तो बंगाल प्रेसिडेंसी था, आपको पता है, उसमें तो बिहार भी नहीं था। तो एक ओवरऑल जिसमें उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सारा, यहाँ तक कि ईस्ट बंगाल भी, बांग्लादेश भी, ये सारा मिला के कोलकाता प्रेसिडेंसी का पार्ट था। तो उसमें कोई ऐसा समूह, पॉलिटिकल समूह होगा
जिसका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होगा और उसने कोशिश की होगी कि इनका नाम निकाल दिया जाए। इनके पास सबसे जमीनें थी उस समय, इनके अलावे संथाल के पास, इत्तेफाक से संथाल बच गए लेकिन ये बाहर हो गए। तो ये जो निकाला है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्डर 1950 से एसटी का, ये इसको निकालने के पीछे केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास तो होने का चांस ही नहीं है। केंद्र सरकार के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई तर्क नहीं है। इसीलिए उनके वकील ने कहा कि माय लॉर्ड आप इस पे ऑर्डर मत पास करिए, ये तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को जो करना होगा तो करेगी, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं मेरे पिटीशन को, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आदिवासी नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जेनेटिक्स की ये जो रिसर्च है वो गलत है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 1950 में हमारा जो नाम निकाल दिया वो सही है या उसका कोई आधार है, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि 50 में हमारा नाम जो निकला वो गलत है, उसका कोई आधार उनके पास नहीं है। और जेनेटिक्स का प्रमाण जो है अब बिल्कुल कोजेंट है, अकाट्य है कि ये लोग ट्राइब हैं और इनका बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि जब इनको पिछड़ी जाति में रखा गया, अति पिछड़ा है ना, अति पिछड़ा में रखा गया, उसके बाद भी अति पिछड़ा का मतलब हुआ कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी जमीनें खरीद सकते थे। तो 70 सालों में सबसे ज्यादा जमीनों का किसी का नुकसान हुआ है तो इनका हुआ है, मुंडा लोगों का नहीं हुआ है, भूमिज लोगों का नहीं हुआ है, या संथाली लोगों का नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान इनका हुआ है। आप रांची वाची में चले जाइए तो पूरा का पूरा एक कॉलोनी, माने कॉलोनी नहीं, मतलब समझिए कि एक शहर बस गया है रांची में, वो जो सड़क जाती है आपका रामगढ़ की तरफ, उसमें वो सारा का सारा, सारी की सारी जमीनें जो है वो महतो लोगों की है। जमशेदपुर में 15,725 एकड़ 725 एकड़ जो जमीन अंग्रेजों ने लिया, जिस पर आज ये जमशेदपुर खड़ा है, जो ये जमीन भी वही है, इसमें सबसे ज्यादा जमीनें इनकी गई। और टाटा ने केवल 1771 एकड़ जमीन करीब इस्तेमाल उसने किया अपने इसके लिए, प्लांट के लिए। बाकी सारी जमीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हुआ, कायदे से तो वो सब इनका है। मतलब जिनकी जमीनें गई, ये चाहे आज क्लेम करे तो जमीन वापस देना पड़ेगा सरकार को। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के कुर्मी लोगों का हुआ, जो कि इसमें मतलब विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट दे आर ट्राइबल्स, दे आर ट्राइब्स। और न केवल जमीन गया है, बल्कि आप समझिए 70 साल अगर ये संथालियों के बराबर होते, मतलब जो आरक्षण और दूसरी चीजें, दूसरी जो बेनिफिट्स जो हैं दूसरे लोगों को, अगर इनको होता तो आज ये कहाँ होते। आज ये रूलिंग क्लास भी नहीं है झारखंड में। अगर आप देखें तो महतो और संथाली ये प्री डोमिनेटली, ये थर्ड ग्रेड सिटीजन है, ये रूलिंग क्लास से बिल्कुल बाहर है, इनको कोई समझता नहीं है। तो ना ये इधर के रहे, आदिवासी रहे, ना ये बिहार के रहे। बिहार वाले इनके यहाँ शादियां करते हैं क्या? नहीं, कोई इतिहास नहीं मिलेगा आपको कि कोई बिहारी कुर्मी जो है या यूपी का कुर्मी जो है इनके यहाँ क्या नाम है, रोटी बेटी का रिश्ता लेके आया। हम लोग एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते। इसीलिए कहा कि एक्सेप्शनल जो है, एक्सेप्शनल। अब लव मैरिज आप थोड़ा रोक दीजिएगा। इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन एज ए कम्युनिटी बिहार के कुर्मी या उत्तर प्रदेश के कुर्मी झारखंड के कुर्मी के साथ सामाजिक रिश्ता नहीं बना। वैसा अपवाद सभी कम्युनिटी में मिले। हाँ, आप लोगों ने जो कहा जी जी